कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको हिस्ट्री का जो महत्वपूर्ण सेक्शन है वर्ल्ड हिस्ट्री वो करवाने जा रहा हूँ। चूँकि स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम है फिर से होने की संभावना है और ऐसे में तैयारी जो है जारी रखना चाहिए हम लोग को। और जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वो ऑनलाइन पैटर्न पर होगा। इसके लिए हमारी संस्थान ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट किया है, जिसको आप मात्र 499 में परचेज कर सकते हैं। और उसमें आपको 30 ऑनलाइन टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको डेमो देना है तो वो भी आप मेरे साइट जो www.competitionhub.org.in है वहाँ पर जा कर के आप जो है दे सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। और साथ ही अगर किन्हीं लोगों को प्रॉब्लम हो जुड़ने में, अगर जुड़ना चाह रहे हो और प्रॉब्लम हो तो आप 7070 में कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूं, आप उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 7070634348 कंपटीशन हब, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जुड़ना हो, चाहे सोशल साइंस हो या कंप्यूटर साइंस हो या अन्य भी एग्जाम के लिए जुड़ना हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए मैं अब स्टार्ट करता हूं। आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद जो हुआ है, और वो खास करके जब प्रथम विश्व युद्ध की घटना होती है उसके बाद जो है यूरोप के जो कंट्री में जो भी जर्मनी रहता है, फ्रांस रहता है, इटली रहता है, तो ये सब में और भी राष्ट्रवाद की भावना पनप जाती है और यही जो है द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी बनता है। तो यहाँ पर सिंपल सा है टॉपिक, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। राष्ट्रवाद अपने देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने की वह जो है प्रक्रिया है, ठीक है। कि राष्ट्रवाद उसे बोलते हैं कि मेरा राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ हो, हम सर्वश्रेष्ठ हों। तो इसके लिए जो यूरोपियन कंट्री आपस में जो भी उस समय लड़ते हैं या जो भी अपना एकीकरण करते हैं, तो वो सब की घटना यूरोपीय इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपको पता होगा इटली और जर्मनी यूरोप कंट्री के, यूरोप महादेश है, कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी। अब है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में जब भी पूछे तो फ्रांस के लिए क्या होगा? बुर्बो वंश, आप याद रखें। हैप्सबर्ग जो है ऑस्ट्रिया का था, ठीक है। तो बुर्बो याद रखना है फ्रांस का। मेजनी का संबंध किस संगठन से है? ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा इटली का एकीकरण, उसमें मेजनी के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसने जो है एक कार्बोनरी नामक संस्था का जो है संगठन बनाया था, कोयला खाद्यान्न में जो भी मजदूर थे, ठीक है। और इस संगठन का लगभग 1831 ईस्वी के आसपास में इस संगठन को बनाया गया था, ये भी याद रखना है। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो वो था कार्बोनरी, ठीक है। किससे था? तो कार्बोनरी संस्थान से। एक और संस्था है उसका नाम है यंग इटली, जो कि मेजनी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो यंग इटली और कार्बोनरी संस्थान, ठीक है, याद रखना है। और कार्बोनरी को बनाया गया था 1810 ईस्वी में। कब बनाया गया था? तो 1810 ईस्वी में। और यंग इटली को जो बनाया गया है वो बनाया गया 1831 ईस्वी में। तो ये भी पूछ सकता है यंग इटली नामक संस्थान किसके द्वारा बनाया गया था? तो मेजनी के द्वारा, और 1831 ईस्वी में, ठीक है। चलिए यहाँ से जो क्वेश्चंस आएगा मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूंगा कि आपके एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं तो आप आसानी से बना सकें। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? कौन नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो? तो ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रिया भी अपना प्रभुत्व बनाने के लिए जो है प्रसा वगैरह पे जो है हावी था, और वो नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, ठीक है। उस समय इटली और जर्मनी बहुत सारे भागों में टूटे हुए थे, और ऑस्ट्रिया भी जो है जर्मनी के पार्ट को हड़पे हुए था उस समय, ठीक है। तो वो ये नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो। तो कौन नहीं चाहता था? तो ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था?
ठीक है। काउंट काबूर, देखिए अगर इटली का एकीकरण पढ़े होंगे आप तो उसमें जानते होंगे कि एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। इटली में एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? एकीकरण का मसीहा, एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है वो मेजनी को, ठीक है। और तलवार कहा जाता है गरिबाल्डी को, और राजनीतिक कहा जाता है किसको? काउंट काबूर को। किसको कहा जाता है? काउंट काबूर को एक राजनीतिक कूटनीतिज्ञ कहा जाता है, ठीक है। और इसी ने जो है, तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, ठीक है। प्रधानमंत्री बनाया था विक्टर इमैनुअल, ठीक है, जो कि उस समय सिवाय सार्डिनिया जो पिगमेंट जो साम्राज्य था उसका यह राजा था, ठीक है। गरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गरिबाल्डी जो है पेशे से नाविक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन, देखिए पहले जर्मनी क्या था कि बहुत सारे भागों में बटा हुआ था, लगभग यह 39 राज्यों में बटा हुआ था। बाद में जाकर के एक चुंगी संघ बनता है 1819 ईस्वी में। उसके बाद जो जर्मन राइन नामक राज्य का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है। इसी ने जो है उसके 39 राज्य में जो बटा हुआ था उसको एक करने का प्रयास किया, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट जर्मन राइन राज्य के निर्माण में इसी का बहुत बड़ा योगदान था। जालबेरिन कैसी संस्था थी? ठीक है। तो देखिए जालबेरिन एक व्यापारियों की एक संस्था थी, वही जो चुंगी संघ जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको किनकी संस्था थी जालबेरिन? तो वो व्यापारियों की संस्था थी और ये जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है, ठीक है। जालबेरिन यहाँ पे जो था टैक्स जो है चुंगी कर ये लोग जो है देते थे, और ये आर्थिक एकीकरण जब हुआ उसके बाद ही जर्मनी का एकीकरण होता है। तो ये 1819 ईस्वी में बना था ये संगठन, ठीक है। तो चूंकि पूरे जो भी जर्मन संघ के जितने भी राज्य थे तो उनके लिए एक एकीकरण, आर्थिक एकीकरण, जो टैक्स चुंगी देना होता था वो एक जगह देते थे, जिससे सब में यूनिटी आता है, एकता आता है, ठीक है। जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति, तो जर्मनी के एकीकरण में आपने बिस्मार्क का नाम सुना होगा, तो उसी ने जो है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था, बिस्मार्क ने। किसने किया था? तो बिस्मार्क ने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिस्मार्क का जन्म जो हुआ था थोड़ा सा जान लीजिए, 1815 ईस्वी में जो है ब्रेडनबर्ग के एक कुलीन परिवार में हुआ था। तो 1815 ईस्वी में किसका जन्म? बिस्मार्क। बिस्मार्क का जो पूरा नाम था वो एडवर्ड लियोपोल्ड बिस्मार्क था। क्या था? एडवर्ड, कई बार पूछ सकता है, लियोपोल्ड बिस्मार्क, ठीक है। बिस्मार्क का पूरा नाम क्या था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो याद रखना स्टूडेंट, फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में। और यह संधि जब फ्रांस हार जाता है उसके बाद यह होता है, और सीडान का जो युद्ध होता है उसके तहत जो है यह काम होता है फ्रैंकफर्ट की संधि। इसमें क्या होता है, फ्रांस का जो अल्सास और लॉरेन का जो क्षेत्र था कोयला का, ठीक है, अल्सास और लॉरेन, ये ऑस्ट्रिया को दे दिया जाता है, ठीक है। सॉरी, ऑस्ट्रिया को नहीं, पर्सा को दे दिया जाता है, और फ्रांस पर 20 करोड़ पाउंड का हर्जाना बांध दिया जाता है, ठीक है। और जब तक हर्जाना अदायगी फ्रांस नहीं करता तब तक जर्मन सेना फ्रांस पर बनी रहेगी, ऐसा इस
फ्रैंकफर्ट संधि जो हुआ था उसमें कहा गया था। तो यहाँ तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कब हुआ था, तो 1871 ईस्वी याद रखना है, लेकिन किनके किनके बीच होता है तो ये याद रखना है आपको, जो है जर्मन और फ्रांस के बीच में होता है, जिसमें प्रसा को इसमें जो है अल्सास और लोरेन क्षेत्र देने की बात कही जाती है, क्योंकि प्रसा के साथ जो है जर्मनी का जो चांसलर बिस्मार्क रहता है उसने समझौता किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ठीक है, तो यूरोप वासियों के लिए सबसे ज़्यादा ज्ञान स्रोत ग्रीक जो है, यूनान जो देश है, क्योंकि यूरोपीय अगर इतिहास को देखें, जो वहाँ का प्राचीन इतिहास है ग्रीक रोमन काल, वो काल बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे भारतीय इतिहास में हम लोग वैदिक सभ्यता या गुप्त काल को स्वर्णिम युग कहते हैं, उसी प्रकार से विश्व इतिहास में जो है ग्रीक रोमन काल को ही स्वर्णिम युग कहा जाता है प्राचीन विश्व इतिहास में। ठीक है, तो यूनान के साहित्य और जो ज्ञान दर्शन है उससे यूरोप वासियों को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिला है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखेंगे यूनान। अब देखिए नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? देखिए नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 ईस्वी में हुई थी, और यह इटली के एकीकरण से संबंधित है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन? तो इंग्लैंड में हुआ था। और गौरवपूर्ण क्रांति भी 1688 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में ही हुई थी। यूनान का एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो 1832 ईस्वी में। कब किया गया यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषणा? तो 1832 ईस्वी में किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर क्या है उसको देखते हैं। कार्बोनरी संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अभी मैंने आपको बताया 1831 ईस्वी में। कब हुआ था कार्बोनरी संस्थान की स्थापना? कार्बोनरी की स्थापना जो है 1810 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 1820 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको 1810 कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, 1810। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो एड्रियानोपुल की संधि ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या, 1828, 1829, 1830 और 1831। ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा आपका 1829 ईस्वी। ठीक है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए ये किन दो देशों के बीच में यह संधि हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह तुर्की और यूनान के बीच में हुआ था। तुर्की और यूनान के बीच में एड्रियानोपुल की संधि हुई है। आप देखेंगे मैप पर तो तुर्की और यूनान सटे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि एशिया का अंतिम अगर यूरोपीय भाग से देखेंगे तो तुर्की आता है, और तुर्की जो है यूनान यूरोप से सटा हुआ भी देश है, तो यूनान भी जो है पूर्वी छोर पे है। ठीक है, यूरोप के, तो ये दोनों आपस में सटे हुए, और एड्रियानोपुल की संधि तुर्की और यूनान के बीच में हुआ था। अब देखिए सेडोन का युद्ध, तो ये सेडोन का युद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये किन दो देशों के बीच में हुआ है सेडोन का युद्ध? तो फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ है सेडोन का युद्ध। इसी के तहत जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई है। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि, सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ? तो फ्रांस और प्रसा के बीच में। और इसमें हाथ किसका था? तो जर्मनी का। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? हंगरी पर, बुडापेस्ट हंगरी, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो वो था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया भी एक समय था कि विस्तारवादी नीति के तहत जो है हंगरी को पूर्ण आधिपत्य कर लिया था। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध के कारण को अगर हम पढ़ेंगे बाद में, तब उसमें आप देखेंगे कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो है सर्बिया जाते हैं, बोस्निया की राजधानी। ठीक है, सर्बिया की राजधानी बोस्निया, वहाँ पे जो है इनकी हत्या कर दी जाती है। वही जो तत्कालिक कारण बनता है। तो उस समय ऑस्ट्रिया भी जो है अपना विस्तारवादी चरम सीमा पर कर रखा था। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? अब ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर 2 में है आपका ब्रिटेन,
ऑस्ट्रिया और फ्रांस। तो पोलैंड के विद्रोह को कुचलने में रसिया का हाथ था। किसका हाथ था? तो रूस। ठीक है, चूंकि उस समय जो था रसिया जो था वो बिस्मार्क का मित्र था। ठीक है, बिस्मार्क जो है वह अपने दोस्तों को जो है, इसमें जो रूस है वो उसका एक नीति था कि दुश्मन को क्या करो कि दोस्त विहीन कर दो, उसके साथी को विहीन कर दो। और यह रूस के साथ जो है समझौता करके, दोस्ती करके जो है पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, तो सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1870 में सेडोन में हुआ था। और सेडोन का युद्ध जो है, अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो वो 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ था। किस डेट को हुआ था? 15 जुलाई 1870 ईस्वी को। और इसमें क्या हुआ था कि फ्रांस ने प्रसा के विरुद्ध में, ठीक है, फ्रांस ने प्रसा के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा की थी। ठीक है, और नेपोलियन जो यहाँ पे रहता है, नेपोलियन तृतीय, उसकी यहाँ पर हार होती है। ठीक है, और इसके बाद ही जो है जब पेरिस का पतन हो जाता है उसके बाद यह युद्ध जो है समाप्त होती है। ठीक है, और फ्रैंकफर्ट की जो संधि होती है सेडोन युद्ध के बाद ही होता है। तो याद रखना है आपको सेडोन युद्ध। ठीक है, 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा युद्ध होता है? तो सेडोन युद्ध। कहां पर होता है? सॉरी, सेडोन में होता है। ठीक है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो यही सेडोन के युद्ध के बाद ही क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। तो 22 का जो होगा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन नंबर डी, सेडोन के युद्ध। फ्रैंकफर्ट की संधि यही होती है जिसमें फ्रांस बुरी तरह से हार जाता है। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकफर्ट की संधि इंपॉर्टेंट है। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि नेपोलियन तृतीय जो उस समय कहाँ का शासक था? फ्रांस का शासक था। जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय नेपोलियन तृतीय। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ठीक है, देखिए शुरुआत तो अगर आप देखिए प्राचीन यूरोपियन इतिहास को, तो 14वीं सदी में पुनर्जागरण होता है। पुनर्जागरण के बाद धर्म सुधार आंदोलन आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि औद्योगिक क्रांति आती है। उसके बाद धीरे धीरे राष्ट्रवाद का विकास हो जाता है। ठीक है, तो शुरुआत जो है जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण से ही हम मान सकते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सटीक जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ठीक है, तो एक बहुत बड़े थिंकर हैं मेटरनिक। ठीक है, उन्होंने यह बात बोला था अगर फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को, क्योंकि उस समय फ्रांस बहुत ही शक्तिशाली देशों में से एक था। और यह घटना जो है 1860-70 के आसपास की है कि जब फ्रांस एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन मेटरनिक ने कहा था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो 1830 में क्रांति के बाद फ्रांस में जो है वहाँ पे आपने सुना होगा कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व बाद में आता है, लेकिन उस समय जो था 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो वहाँ पर उस समय निरंकुश राजतंत्र था। ठीक है, निरंकुश राजतंत्र था। लाल कुर्ती टुकड़ी का गठन, तो आपको पता होगा लाल कुर्ती किसके द्वारा किया गया था? तो लाल कुर्ती संगठन गैरिबाल्डी के द्वारा किया गया था। और इसका इटली के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है गैरिबाल्डी का। ठीक है, और आपको मैंने बताया था
कि इटली के एकीकरण में जो है गरिबाल्डी को ही तलवार कहा जाता है और इसी ने जो है लाल कुर्ती सेना का गठन किया था। ठीक है। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ की युद्ध में क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है कि किसकी पराजय हुई। तो इसमें ऑस्ट्रिया की पराजय होती है। किसकी पराजय होती है? तो ऑस्ट्रिया की पराजय, सेडाओ के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय होती है। तो ये जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ठीक है। तो यूरोप का मरीज, अब देखिए ऑप्शन है रूस को, जर्मनी को, यूनान को, तुर्की को। 30 नंबर, तो याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन, तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ। किस संघ की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 31, तो राइन संघ की स्थापना की थी। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? ठीक है। तो वह संधि का नाम होता है कस्तिनतूनिया की संधि। ठीक है। कौन सी संधि? कस्तिनतूनिया की संधि। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, यंग यूरोप की स्थापना जो है मेजनी ने, और यहाँ पर मेजनी याद रखेंगे, और मेजनी कार्बनरी जो संस्थान थी वो मेजनी के द्वारा ही बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन है। और यंग यूरोप नहीं कहिए, इसको यंग इटली भी कह सकते हैं। यंग इटली नामक संस्थान मेजनी के द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था? तो 1831 ईस्वी में। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो 34 नंबर क्वेश्चन है, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो याद रखना है आपको कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। नव गुएल्फ आंदोलन इटली में हुआ था। मेटरनिक कौन था? ठीक है। तो मेटरनिक जो रहता है वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था और एक अच्छा विचारक, थिंकर भी था। यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा है। फ्रांस के किस राजा ने कहा था, मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो चार्ल्स दशम ने कहा था। यह कथन किसने कहा था? तो चार्ल्स दशम ने यह कथन कहा था। याद रखना है कि अंग्रेजी राजा की तरह शासन करने से कहीं अच्छा है लकड़ी काटना। ठीक है। पर्सा का शासक कौन था? ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन चुन करके भी कर सकते हैं। अब देखिए नेपोलियन बोनापार्ट तो था नहीं, नेपोलियन तृतीय भी नहीं था। विक्टर एमेनुएल भी आपने पढ़ा होगा, ये भी इटली के एकीकरण से है, ये भी नहीं था। तो पर्सा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम। कौन था पर्सा का शासक? विलियम प्रथम। जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जोल्वेराइन संघ की स्थापना किस राज्य ने, जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो इसका सही जवाब है वो है प्रसा। जोल्वेराइन की स्थापना किसने की? तो प्रसा ने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैगियार। हंगरी की भाषा क्या है? तो मैगियार हंगरी की भाषा थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई। किसकी पराजय हुई? तुर्की की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन से आप खोज सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत बार मैंने चर्चा किया है। तो क्योंकि ग्रीक रोमन काल ही बोलते हैं, सभ्यता जो है, जैसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास में, उसी प्रकार वहाँ की जो प्रमुख, जो उस समय प्राचीन इतिहास, गौरवमय इतिहास की जो सभ्यता है वो यूनान में ही फली फूली थी। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था?
क्वेश्चन नंबर 43, तो इसका आंसर है 1688 ईस्वी में। और आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि 1688 में ही इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति भी हुई थी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था? तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां पर बुर्बो वंश का राजवंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, नेपोलियन संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता जो लागू किया गया स्टूडेंट्स, वो 1804 ईस्वी में। कब लागू किया गया है नेपोलियन संहिता? तो 1804 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने टोटल 3 युद्ध किए हैं। कितने युद्ध किए हैं? तो 3 युद्ध, जिसमें जो पहला युद्ध होता है वो डेनमार्क के साथ युद्ध होता है। ठीक है, और जो अंतिम इसका लास्ट जो फ्रैंकफर्ट की संधि आपने सुना होगा, सीडान के साथ जो सीडान का युद्ध होता है वो होता है। ठीक है, तो फ्रांस से सीडान का युद्ध होता है, फिर फ्रांस के द्वारा जो है ये प्रसा के साथ जो होता है। ठीक है, प्रसा के विरुद्ध घोषणा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है आपको 3 युद्ध मेन रूप से बिस्मार्क के द्वारा 3 युद्ध लड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? क्वेश्चन नंबर 47 है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो जर्मनी ने। ठीक है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना जर्मनी ने प्रस्तुत की थी। वियना कांग्रेस में, यही क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इटली, तो अभी मैंने आपको बताया था मेजनी, यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? क्वेश्चन नंबर 50, तो बिस्मार्क एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ रहता है, जिसने जो है बड़ी चालाकी से पहले जो है प्रसा को साथ किया, फिर फ्रांस के साथ युद्ध किया, इस प्रकार से मतलब जो है डेनमार्क के साथ युद्ध किया, तो उस समय जो है फ्रांस के साथ मिलकर के किया, फिर फ्रांस को हराता है प्रसा के साथ मिलकर के, फिर प्रसा को भी वो करके जो है जर्मनी का एकीकरण किया। तो कूटनीतिज्ञ हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो विक्टर इमैनुएल याद रखना है, और यह इटली के एकीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51 जो है पिडमाउंट सार्डिनिया जो है वो इटली के एकीकरण से संबंधित है, और विक्टर इमैनुएल वहां का शासक था। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो क्वेश्चन नंबर 52 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बायरन। कौन शहीद हुए? तो लॉर्ड बायरन शहीद हुए। ठीक है, कौन शहीद हुए? तो लॉर्ड बायरन। ठीक है, वियना कांग्रेस के द्वारा, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार जो है हमने 53 क्वेश्चंस का यूरोपीय राष्ट्रवाद चैप्टर को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7070634348 पर संपर्क करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से आप डेमो टेस्ट भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।